नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बेहद अहम और दिलचस्प पन्ने को पलट रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भारत की आज़ादी की कहानी कहती है। कैसे दशकों के संघर्ष, अलग अलग विचारों और अनगिनत कुर्बानियों के बाद भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि रणनीतियों और जन आंदोलन की शक्ति को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल। ये सामग्री हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते दबदबे से लेकर 1947 की आज़ादी तक के सफ़र पर ले जाती है। हम देखेंगे कि कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी वो शासक बन बैठी, फिर कैसे उसके खिलाफ असंतोष पनपा और आखिरकार कैसे अलग अलग धाराओं ने मिलकर स्वतंत्रता का लक्ष्य हासिल किया। इसमें कई उतार चढ़ाव और अंदरूनी मतभेद भी थे, जिनका जिक्र स्रोत में मिलता है। हाँ, और हमारा मकसद है सामग्री से उन मुख्य मोड़ों, निर्णायक घटनाओं और कामयाब रणनीतियों को समझना जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि 19वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा काफी मजबूत हो चुका था। सही कहा। कंपनी ने अपनी सेना बढ़ाई, जिसमें ज्यादातर भारतीय सिपाही थे, पर ऊंचे पद वो अंग्रेजों के लिए ही थे। फिर लॉर्ड डलहौजी की वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, इन्होंने कई रियासतों जैसे झांसी को नाराज किया। धार्मिक मामलों में दखलंदाजी जैसे ईसाई मिशनरियों का प्रचार और कुछ नए कानून, और वो सिपाहियों को समुद्र पार भेजने वाला कानून, इसने असंतोष को और भड़काया। जमीन पर लगान का बोझ और बार बार पड़ने वाले अकाल से आम जनता भी त्रस्त थी। मतलब माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। और फिर आई वो एनफील्ड राइफल, जिसकी कारतूसों पर लगी चर्बी की अफवाह ने जैसे आग में घी का काम किया। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ एक सैनिक मुद्दा नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला माना गया। और यहीं से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। मंगल पांडे का बैरकपुर में विद्रोह, फिर मेरठ में सिपाहियों का खुला इनकार और दिल्ली कूच। ये चिंगारी तेजी से फैली। दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया गया। हालांकि स्रोत बताते हैं कि असली कमांड बख्त खान जैसे लोगों के हाथ में थी। कानपुर, लखनऊ, झांसी, कई जगह विद्रोह भड़क उठा। रानी लक्ष्मीबाई जैसी शख्सियतों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। लेकिन इतना बड़ा विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। स्रोत इसकी क्या वजह बताते हैं? कई वजह थीं। सबसे बड़ी कमी शायद एक मजबूत एकीकृत नेतृत्व और साझा रणनीति की थी। सब अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे। कई देसी रियासतों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया या फिर तटस्थ रहे। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, संचार के साधन थे जैसे टेलीग्राफ, और संगठित सेना थी। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, पर इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। वो क्या था? अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत पर महज एक कंपनी के जरिए राज करना मुमकिन नहीं। इसीलिए 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया, जिसे क्राउन रूल कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा भी की, जिसमें बराबरी और धार्मिक स्वतंत्रता का वादा था। पर स्रोत इशारा करते हैं कि जमीनी हकीकत ज्यादा नहीं बदली। यानी दमन का तरीका बदला, पर सोच वो शायद वही रही। इसी दौरान शायद राष्ट्रवाद की भावना भी पनपने लगी थी। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी शिक्षा और रेलवे जैसी चीजों ने, जो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए शुरू की थी, अनजाने में एक पढ़े लिखे मध्य वर्ग को जन्म दिया। ये वर्ग पश्चिमी विचारों से प्रभावित था और अंग्रेजी नीतियों की आलोचना करने लगा। छोटे छोटे राजनीतिक संगठन बनने लगे। फिर जरूरत महसूस हुई एक अखिल भारतीय मंच की। 1885 में स्रोत A.O. ह्यूम की भूमिका और वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जिक्र करते हैं कि क्या ये अंग्रेजों की ही चाल थी ताकि गुस्सा शांति से निकल जाए। देखिए, इस पे अलग अलग मत हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस एक मंच बन गया जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी बात रख सकते थे। शुरुआती दौर के नेता उदारवादी कहलाए, जो मानते थे कि याचिकाओं और बातचीत से, मतलब वो प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट से अंग्रेजों को मनाया जा सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता इसी धारा के थे। लेकिन क्या सिर्फ याचिकाओं से बात बन रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मांगे अनसुनी कर दी जाती थीं। इससे कांग्रेस के अंदर ही असंतोष बढ़ने लगा, और तभी अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का एक बड़ा दांव चला। 1905 में बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा का बहाना था, पर असली मकसद, जैसा स्रोत बताते हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलना था। लेकिन इसका तो शायद उल्टा असर हुआ,
है ना? बिल्कुल। बंगाल विभाजन के खिलाफ जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया। विदेशी सामान का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना, वंदे मातरम का नारा, ये सब इसी आंदोलन की देन है। पहली बार बड़ी संख्या में आम लोग सड़कों पर उतरे। इसने कांग्रेस के अंदर गरम दल को मजबूत किया, जैसे लाला लाजपत राय थे, जो ज्यादा कड़े संघर्ष के पक्ष में थे। अच्छा, इसी फूट का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में उसको हवा दी और फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। स्रोत इसे विभाजन की राजनीति का एक अहम मोड़ मानते हैं। हाँ, इसने सांप्रदायिक विभाजन की नींव उसे और गहरा कर दिया। हालांकि 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो कुछ समय के लिए कांग्रेस, मतलब नरम दल और गरम दल दोनों, और मुस्लिम लीग करीब आए, जिसका नतीजा 1916 के लखनऊ पैक्ट में दिखा, जहां स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट की साझा मांग पर सहमति बनी। पर ये एकता ज्यादा टिकी नहीं। और फिर 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनके सत्याग्रह के प्रयोगों की खबर यहाँ पहुंच चुकी थी। हाँ, गांधी जी ने आते ही राजनीति में कूदने की बजाय गोखले की सलाह पर पहले पूरे भारत का दौरा किया, आम लोगों की नब्ज पहचानी। फिर उन्होंने सत्याग्रह का हथियार आजमाया। चंपारण में 1917 में नील किसानों के लिए उनका आंदोलन सफल रहा। ये अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह ने उनकी लोकप्रियता और कह सकते हैं कार्यशैली को स्थापित कर दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार का रवैया तो दमनकारी ही था। वो रॉलेट एक्ट आया 1919 में, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का कानून। इसी काले कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई। और फिर आया वो काला दिन 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा कर रही निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। स्रोत बताते हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए। इस बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर दिया और अंग्रेजी न्याय से भरोसा उठा दिया। और इसी पृष्ठभूमि में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920-22। हाँ, ये पहला देशव्यापी जन आंदोलन था। सरकारी नौकरियां, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े, सबका बहिष्कार, स्वदेशी, खादी और चरखे पर जोर। आम जनता, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, सब इसमें शामिल हुए। स्रोत बताते हैं कि इसने अंग्रेजी राज की चूलें हिला दी। लेकिन चौरी चौरा की घटना? हाँ, फरवरी 1922 में चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिस वाले मारे गए। हिंसा की इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनके इस फैसले की आलोचना भी हुई, पर वो अहिंसा के सिद्धांत पर अड़िग रहे। आंदोलन वापस लेने से एक निराशा का माहौल भी बना होगा, खासकर युवाओं में। बिल्कुल। कई युवाओं को लगा कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी। इसी दौर में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का उभार हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA बाद में HSRA बनी। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 जैसे कदम उठाए गए। स्रोत बताते हैं कि उनका मकसद सिर्फ हिंसा करना नहीं, बल्कि सोई हुई कौम को जगाना और अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाना भी था। भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंककर गिरफ्तारी दी, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा था। हाँ, उनका मकसद अदालत को अपने विचारों के प्रचार का मंच बनाना था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा यहीं से गूंजा। इसी बीच साइमन कमीशन का विरोध हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की शहादत हुई, जिसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या हुई। इन घटनाओं ने माहौल को और गरमा दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी मार्च 1931 में, उसने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया। ये वो दौर भी था जब कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग जोर पकड़ रही थी। सही कहा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता अब डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़कर पूरी आज़ादी चाहते थे। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला हुआ। लक्ष्य तो तय हो गया, पर इसे पाने के लिए फिर से एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी और गांधी जी ने मुद्दा चुना नमक। ये कमाल का आइडिया था, है ना? यकीनन। नमक जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीज पर अंग्रेजी सरकार का टैक्स और एकाधिकार, ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे हर भारतीय, मतलब हर आम आदमी जुड़ सकता था।
12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू हुई। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अंग्रेजी कानून की सीधी अवज्ञा का प्रतीक बन गई। और इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रूप ले लिया। हाँ, पूरे देश में नमक कानून तोड़ा गया, लोगों ने टैक्स देने से मना किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ। स्रोत महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी का खास जिक्र करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने फिर दमन किया, हजारों लोग जेल गए, लेकिन आंदोलन का दबाव इतना था कि वायसरॉय इरविन को गांधी जी से समझौता करना पड़ा। गांधी इरविन पैक्ट, मार्च 1931। इस पैक्ट से क्या हासिल हुआ, मतलब क्या मिला इससे? कुछ राजनीतिक कैदी रिहा हुए, भारतीयों को नमक बनाने की छूट मिली कुछ हद तक। बदले में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। हालांकि सम्मेलन से कुछ ठोस नहीं निकला, पर इस पैक्ट ने कांग्रेस को भारतीय जनता के प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में उसने हालात और जटिल कर दिए। हाँ, भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेज युद्ध में सहयोग चाहते थे, पर कांग्रेस वो पूर्ण स्वराज से कम पर राजी नहीं थी। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुन चुके थे। वो नजरबंदी से निकलकर जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज INA बनाई। बिल्कुल, जापानी मदद से उन्होंने युद्ध बंदियों को लेकर INA का गठन किया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। उधर भारत में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी बड़ा आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942। नारा था करो या मरो। ये आंदोलन पिछले आंदोलनों से कैसे अलग था? क्या खास था इसमें? खास ये था कि शुरू होते ही सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये एक तरह से स्वतः स्फूर्त, मतलब अपने आप चलने वाला नेतृत्वहीन जनविद्रोह बन गया। कई जगह हिंसा हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचला। पर स्रोत मानते हैं कि इस आंदोलन ने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी और ये साफ कर दिया कि अब भारत पर शासन करना मुमकिन नहीं। उधर INA का क्या हुआ? उनका अभियान कहां तक पहुंचा? INA ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत पर हमला किया, कुछ इलाकों पर कब्जा भी किया जैसे अंडमान निकोबार और मणिपुर तक पहुंचे। लेकिन जापान की हार के साथ INA का भी अभियान थम गया। हालांकि बाद में INA के सैनिकों पर चले मुकदमों ने भारतीय सेना में भी अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं भड़काईं। तो मतलब आजादी के मुहाने पर कई चीजें एक साथ हो रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन का असर था, INA का दबाव था, विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई 1945, जो भारत को स्वशासन देने के पक्ष में थी। अब सवाल ये नहीं था कि आजादी मिलेगी या नहीं, बल्कि ये कि कब और कैसे। प्रधानमंत्री एटली ने फरवरी 1947 में घोषणा कर दी कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। लेकिन आजादी तो अगस्त 1947 में ही मिल गई। ऐसा क्यों? हाँ, सत्ता हस्तांतरण जल्दी हुआ, लेकिन उसके साथ देश का विभाजन भी हुआ। स्रोत इशारा करते हैं कि विभाजन की परिस्थितियां और उसके कारण वो अपने आप में एक अलग और बहुत जटिल कहानी है, जिसने आज़ादी की प्रक्रिया को तेज भी किया और बेहद त्रासद भी बना दिया। तो ये थी उस स्रोत सामग्री पर आधारित हमारी आज की चर्चा, जो भारत की आज़ादी के लंबे और बहुआयामी संघर्ष को दर्शाती है। ये साफ है कि आज़ादी किसी एक व्यक्ति या एक रास्ते से नहीं आई। बलिदान, सुभाष बोस की INA, किसान मजदूरों के आंदोलनों और आम जनता की व्यापक भागीदारी, इन सब का मिलाजुला परिणाम थी। हर तरीके ने, हर धारा ने अपनी भूमिका निभाई। स्रोत हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि कैसे वक्त के साथ मांगे बदलीं, अधिकारों से स्वराज और फिर पूर्ण स्वराज तक का सफर तय हुआ, और कैसे अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों की संगठित शक्ति ने आखिरकार उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। और एक सवाल जो स्रोत उठाते हैं वो ये कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो अलग-अलग विचार और मतभेद थे, चाहे वो कांग्रेस के भीतर हों या कांग्रेस और लीग के बीच, उनका स्वतंत्र भारत की नियति पर क्या असर पड़ा। विभाजन का दर्द वो इसी का एक पहलू है। ये विचारणीय है कि उन मतभेदों की विरासत आज भी हमें कैसे प्रभावित करती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक गहरी और संतुलित समझ बनाने में मदद मिली होगी। स्रोत सामग्री ने हमें सोचने के लिए कई अहम बिंदु दिए हैं यकीनन।